हौसले ऊंचे करके मुश्किल रास्तों पर आगे बढ़, तुझे तेरा लक्ष्य अवश्य मिलेगा। अग्रसर हो, आगे बढ़, चाहे तू अकेला हो, तेरे पीछे तेरा काफिला अपने आप बन जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो का, यानी जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आप वोट करते हैं और नतीजे हर रोज रात को 9 बजे से पहले आप देखते हैं जनमत में। हर दिन बड़े मुद्दे, अहम मुद्दे, आपके हित के मुद्दे हम लेकर आते हैं जनमत में। और आज कौन से मुद्दे आपके लिए लेकर आए हैं, जरा एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश पुलिस में हिंदू बैन है। जी हां, बांग्लादेश की जो पुलिस है, धीरे धीरे उसमें से हिंदू अफसरों को निकाला जा रहा है और उनको हटाया जा रहा है। क्या बांग्लादेश में सरकार में भी ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी ऐसा हो रहा है? इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है और इसका जवाब कैसे देना है, उसका उपाय भी आज हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्मारक पर बवाल। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगर बात करें तो उनके मृत्यु के पश्चात उनका स्मारक बनने की बात सामने आई है। इस पर बीजेपी, मौजूदा सरकार का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या आरोप है और इस पर राजनीति चल रही है। और स्मारक की अगर बात की जाए तो क्या सभी को स्मारक दिया जाना चाहिए था, यह भी तो बड़ा विषय है। और अब बीजेपी के मुद्दे को उठाने के बाद इतना बवाल क्यों हो रहा है, ये भी आंखें खोलने वाला विषय है। इसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे, जानकारी देंगे और आपकी राय भी जानेंगे, क्योंकि हर खबर पर पोल के माध्यम से वोट है। और फिर ये सम्मान या सियासत, ये मुद्दा भी बहुत जरूरी है कि भाई सम्मान दे रहे हैं या फिर सियासत कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की परिप्रेक्ष्य में ये सवाल है आप सभी से। और फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्रणब मुखर्जी की बेटी ने भी जवाब मांगा है। उन्होंने अपने पिताजी को लेकर यह सवाल पूछा है कि भाई आखिर उनके वक्त में ऐसा क्यों नहीं, और तमाम चीजें। तो राजनीति चरम पर है। क्या सभी को एक चश्मे से देखा जा रहा था कांग्रेस में या नहीं? साफ तौर पर नहीं। गांधी परिवार को सबसे आगे ही रखा जाता है कांग्रेस में, लेकिन विवाद का कारण भी तो यही है। लेकिन अब मनमोहन सिंह जी के पश्चात ये मांग सम्मान की थोड़ा सा ये राजनीति लग रही है विपक्ष को, यानी मौजूदा सत्ता पक्ष को। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहला मुद्दा उठाते हैं बांग्लादेश का और बांग्लादेश में हिंदू विरोध का। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी कामकाज थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री यानी केयर टेकर मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश को हिंदू मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। अब गृह मंत्रालय वहां के और लोक सेवा आयोग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार कांस्टेबल से लेकर पुलिस के उच्च पदों पर अब किसी भी हिंदू की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस आदेश के कारण करीब 1500 से ज्यादा हिंदू अभ्यर्थियों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। शेख हसीना के सत्ता से बाहर जाने के बाद से ही बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ काम किया जा रहा है। शुरुआत में सहायक पुलिस अधीक्षक और डीआईजी रैंक के 100 से ज्यादा हिंदू पुलिस अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इनकी जगह उग्रवादियों, विशेषकर आपको बता दें जमाते इस्लामी के सदस्यों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही करीब 79,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्तियों भी हैं, जो उनको भी रद्द कर दिया गया है। रद्द करने की तैयारी हो चुकी है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पिछले साल अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। अब अगली भर्ती प्रक्रिया अगले जनवरी से शुरू होगी। अब बांग्लादेश पुलिस के आईजीपी बहरुल आलम को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी हिंदू को कांस्टेबल या सहायक उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त ना करें। उन्हें यह आदेश दिया गया है कि किसी भी हिंदू को पात्र होने पर भी भर्ती ना किया जाए। तो पात्र अगर हो तो भी भर्ती ना किया जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं बांग्लादेश वाले, बांग्लादेश की सरकार। उन्होंने बोला है कि सुनिश्चित किया जाए कि बांग्लादेश सिविल सेवा परीक्षा में कोई भी हिंदू पास ना हो सके, यानी हिंदुओं को नौकरी ना मिले और बर्बाद हो जाए हिंदू बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, आप सब जानते हैं। केवल सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से सबसे पहले आप तक ये बात पहुंचाई। पहले धार्मिक स्थलों, उनके प्रतिष्ठानों पर हमले किए जा रहे थे। इसके साथ ही सभी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। शेख हसीना के बाद से अब तक कई हिंदुओं की जान जा चुकी है। इस मामले पर पीएम यूनुस ने, यानी केयर टेकर पीएम यूनुस ने सुधार की बात कही थी, लेकिन सुधार होने के बजाय हालात बिगड़ते जा रहे हैं, सुधरने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। और किसी भी हिंदू की भर्ती ना हो बांग्लादेश में, यह मुद्दा वहां पर उठाया गया। तो मामला बांग्लादेश का था और हिंदू विरोध वहां पर शुरू हो चुका है। और यह खबर हमने आपको इसलिए दिखाई कि देखिए
कैसे जो भारत का ही हिस्सा था, पाकिस्तान भी कह लीजिए, उसको पाकिस्तान ना ही कहें, और बांग्लादेश भी कह लीजिए, ये सभी भारत का ही तो अंग थे। अखंड भारत की अगर बात की जाए तो उसमें तो अफगानिस्तान, तमाम और देश भी आते हैं। जैसे जैसे वहाँ पर हिंदू कटे तो कटे, और वहाँ पर अब उनकी बहुत दयनीय स्थिति है, जिनको रहना पड़ा, मजबूरी थी। और हम कहते हैं क्या मजबूरी, जो अपना है वो वापस आना चाहिए, लेकिन वापस आए तो आए, लेकिन तब तक हिंदुओं की क्या दुर्दशा की जाएगी। पुलिस से खास तौर पर यह खबर आ रही है सूत्रों से कि भाई अब वहां पर प्रयास है कि हिंदुओं को हटा दिया जाएगा। अगर नौकरी से वंचित करेंगे, फिर बाद में आगे बोलेंगे कि भाई अपना धर्म परिवर्तन करो, तो क्या कुछ हो सकता है बांग्लादेश में। वो कट्टरपंथी जगह बन चुकी है वहां पर, जहां पाकिस्तान ने, सोचिए, पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले रहे हैं, पाकिस्तान से हथियार ले रहे हैं। वो पाकिस्तानी फौज जो बांग्लादेश में आती थी, और बांग्लादेश में जो है तमाम लोगों को खत्म करने का प्लान था पाकिस्तानी आर्मी का। 71 की मैं बात कर रहा हूं। माताओं बहनों का रेप किया गया, जो वहां की बंगाली समुदाय की महिलाएं थी, पुरुषों को मारा गया, और सबको मिटा के पाकिस्तान की इच्छा थी, उसकी ये मंशा थी कि पूरा का पूरा बांग्लादेश है वो बंगालियों से मुक्त कर दिया जाए। और अब ये देखो, वो कट्टरपंथी वहां पर अब पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं, और जिस भारत ने अपने सैनिक बलिदानी किए उनको बचाने के लिए, अब उनके विरुद्ध में आवाज उठा रहे हैं, बरगला रहे हैं, और अब देखो पुलिस से भी हिंदुओं को हटा रहे हैं। चलिए, खबर आपको बताई, और इस खबर पर भी हमने आपसे पोल के माध्यम से एक प्रश्न भी पूछा है। अत्याचार की हर सीमा पार कर रहा है बांग्लादेश, ये प्रश्न था। 97% लोगों ने, 97% लोगों ने कहा हां, 3% लोगों ने कहा ना। तो बहुमत ये मानता है कि अत्याचार की हर सीमा पार कर रहा है बांग्लादेश। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, और यह पार्टी एक समय देश के राजनीतिक परिदृश्य पर छाई रही। लेकिन बीते कुछ दशकों में पार्टी के भीतर की राजनीति और उसके फैसले कई सवाल खड़े करते हैं। गांधी परिवार के प्रति वफादारी और उसके इर्द गिर्द घूमती नीतियों ने पार्टी को कहीं ना कहीं सीमित कर दिया है। यह स्थिति तब और स्पष्ट हो जाती है जिसमें कांग्रेस पार्टी के भीतर उन नेताओं को अनदेखा किया जाता है जिन्होंने संगठन और देश के लिए अपना अहम योगदान दिया, लेकिन गांधी परिवार के वफादार नहीं माने गए। अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद कांग्रेस द्वारा उनके स्मारक की मांग ने इस मुद्दे को फिर से उजागर किया है। 2 बार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उनके निधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली में उनके नाम पर एक स्मारक बनाने की मांग की। अब खड़गे ने अपने पत्र में मनमोहन सिंह के योगदान का उल्लेख करते हुए इसे देश के लिए सम्मान की बात बताया। ये मांग सुनने में भले ही संवेदनशील और जायज लगे, लेकिन इसने एक बार फिर पार्टी की राजनीति और उसके असली उद्देश्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रणब मुखर्जी की जो बेटी हैं, शर्मिष्ठा मुखर्जी, ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि जब उनके पिता पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ था, तब कांग्रेस ने उनके सम्मान में एक शोक सभा तक आयोजित नहीं की, उनके लिए एक शोक सभा भी आयोजित नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्हें यह कहकर गुमराह किया गया कि राष्ट्रपति बन चुके लोगों के निधन पर कांग्रेस CWC यानी कांग्रेस वर्किंग ग्रुप कमेटी जो है बैठक नहीं बुलाती है, जबकि खुद प्रणब मुखर्जी ने अपनी डायरी में यह बात लिखी है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन के निधन पर न सिर्फ बैठक बुलाई गई थी, बल्कि खुद प्रणब मुखर्जी ने ही संदेश भी लिखा था। शर्मिष्ठा मुखर्जी का यह आरोप कांग्रेस नेतृत्व की प्राथमिकताओं और गांधी परिवार के प्रति उसकी वफादारी को दर्शाता है। इससे पहले भी कांग्रेस की इस नीति का उदाहरण PV नरसिम्हा राव के मामले में देखा गया। अब राव साहब, जो 1991 से 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और जिनके कार्यकाल में देश में आर्थिक उदारीकरण की नींव पड़ी, उनके निधन के बाद पार्टी ने उन्हें पूरी तरह अनदेखा किया। 2004 में उनके निधन के समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को पार्टी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए नहीं रखा गया है। यहां तक कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में करने की अनुमति भी नहीं दी गई, और उनके परिवार को मजबूरन उनका पार्थिव शरीर भाग्यनगर ले जाना पड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे डॉक्टर संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि नरसिम्हा राव को गांधी परिवार के प्रभाव से बाहर होने के कारण पार्टी में कभी स्वीकार नहीं किया गया। ये केवल नरसिम्हा राव या प्रणब मुखर्जी तक सीमित नहीं है, बल्कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं के साथ भी पार्टी ने ऐसा ही व्यवहार किया।
शास्त्री जी जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और जिनका जय जवान जय किसान का नारा आज भी लोगों के दिलों में बसा है, को भी पार्टी के भीतर वे स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। कांग्रेस की राजनीति हमेशा से गांधी परिवार के प्रति वफादारी पर आधारित रही है। जिन नेताओं ने परिवार के प्रति अपनी निष्ठा नहीं दिखाई, उन्हें पार्टी के भीतर हाशिए पर डाल दिया गया। प्रणब मुखर्जी का उदाहरण इसका प्रमाण है। दशकों तक कांग्रेस में अपनी सेवाएं देने और देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचने के बावजूद उनके निधन पर पार्टी ने शोक सभा तक आयोजित नहीं की। ये विडंबना ही है कि जिस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को उचित सम्मान नहीं दिया, वो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक की मांग कर रही है। इसी पर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट भी आपके लिए तैयार की है, वो भी आपको देखनी चाहिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो आज पंच तत्व में विलीन हो गए, अभी उनकी चिता की आग बुझी भी नहीं थी कि कांग्रेस ने उन्हें जाते जाते एक बार फिर इस स्मारक के नाम पर राजनीति का हथियार बना लिया। वो कांग्रेस पार्टी जो कभी अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपमानित करने से भी नहीं चूकी, आज उन्हीं के नाम पर इस स्मारक की राजनीति का नया खेल खेलने पर उतारू है। कांग्रेस का ये दोहरा चेहरा अब सामने आ चुका है और इसका असली उद्देश्य सिर्फ एक है, राजनीतिक लाभ उठाना। दरअसल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के योगदान और उनकी पहचान को नजरअंदाज कर रही है। लगभग उसे 36 घंटे मिले, एक निर्णय क्यों नहीं लिया? जमीन है, रखी हुई है जमीन, अगर वहीं अंतिम संस्कार होता। इसी को कहते हैं अहंकार, इसी को कहते हैं हीन भावना, इसी को कहते हैं एक जीते जी तो किए, मरने के बाद भी दुश्मनी निभा। कि मेमोरियल के लिए जगह देनी चाहिए सरकार को। अगर वाजपेयी साहब को जगह दे सकते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह क्यों नहीं मिल सकती? अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस, जो खुद मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान कई विवादों का हिस्सा रही, आज सिर्फ वोट बैंक के लिए इस स्मारक की राजनीति कर रही है? जिस कांग्रेस ने बार बार मनमोहन सिंह की चुप्पी और नेतृत्व की शैली पर सवाल उठाए, कांग्रेस ने कई बार मनमोहन सिंह को राजनीतिक मोहरे के तौर पर पेश किया और उनकी कई नीतियों की भी आलोचना की, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आज स्मारक पर ये संग्राम क्यों है? हालांकि कांग्रेस के इस दोहरे चेहरे का बीजेपी ने समय रहते ही पर्दाफाश कर दिया। बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है, जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं देश को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी नेहरू खानदान के बाहर देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। और यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नेहरू गांधी खानदान के बाहर किसी भी प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री जो नेहरू गांधी खानदान के बाहर थे, जिन्होंने 5 साल पूरे किए, वो श्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उनके साथ क्या हुआ है सबको पता है। प्रणब मुखर्जी जी की ऑटोबायोग्राफी और उनके परिवार के लोगों ने जो संस्मरण लिखे हैं उसमें प्रणब मुखर्जी जी के साथ क्या हुआ है सबको पता है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके प्रथम परिवार के बाहर के किसी भी नेता को सम्मान नहीं दिया गया। सरदार पटेल से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक के दर्जनों उदाहरण देश के सामने हैं। कम से कम आज इस दुख की घड़ी में राजनीति करने से बाज आना चाहिए। मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस का स्मारक दांव खेलना और उसे लेकर सरकार को निशाने पर लेना दरअसल राजनीति के खेल की एक नई परत को उजागर करता है। इतिहास के पन्नों को जरा एक बार फिर दोहराते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के वायदे को लेकर पीवी नरसिम्हा राव को भी याद किया जा रहा है। यूपीए सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव का स्मारक बनाने का वायदा तो किया, लेकिन 10 साल की सरकार में यह बनाया नहीं गया। शायद यही कारण है कि लोगों को कांग्रेस की इस भावना पर शंका हो सकती है कि अगर अटल जी का
संस्कार होना होगा। और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होता, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो क्या कैसा लगता? मतलब जातन लागे सो तन जाने, किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे शहर में, हमारी राजधानी में काफ़ी मेमोरियल्स है, तो इसलिए एक और करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सरकार तो ऐसे कुछ तय करना चाहिए जल्दी कि मनमोहन सिंह जी की याद रखने के लिए कुछ अच्छा, एक अच्छी समाधि बना। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्मारक के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा और एक ट्रस्ट का गठन भी किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दिवंगत होने के बाद संपूर्ण देश शोकमग्न है और उनके जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है। अंततः ये समझना जरूरी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान केवल स्मारक बनाने से नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्यों, उनके सिद्धांतों और उनकी नीतियों को जीवित रखने से मिलेगा। राजनीति की ये महाक्रांति हमेशा यथार्थ से जुड़ी होनी चाहिए ताकि उनके योगदान को सही मायने में समझा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पुराने कुछ यादें और बहुत ही सैड मेमोरीज, दुख वाली कहानी, मतलब मेमोरीज याद आ गए। बाबा का जब निधन हुआ तो मैं तब कांग्रेस में थी, एक्टिव पॉलिटिक्स में थी, लेकिन मुझे हैरानी इस बात से हुई कि कोई फॉर्मल सीडब्ल्यूसी बुला के कोई रेजोल्यूशन, कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं पास करवाया गया। ये जितना मुझे एक आइडिया था कि ये कांग्रेस के कन्वेंशन है। सोनिया गांधी जी ने जरूर मुझे एक पर्सनल लेटर लिखा, बहुत ही अच्छे लेटर लिखे उन्होंने, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो होना चाहिए एक कॉन्डोलेंस मैसेज। और देखिए, प्रणब मुखर्जी खाली देश के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे। उससे पहले 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का साथ 30 साल तक जुड़े रहे। तो ऐसे एक व्यक्ति की निधन होने का बाद सीडब्ल्यूसी कोई कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली एक प्रॉपर सीडब्ल्यूसी बुला के ये पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। Dynastic rule of the Congress party. When Narasimha Rao was denied even entry into All India Congress committee headquarters, though he happens to be the president of the party, and then he has been hurriedly, his body has been hurriedly shifted to Hyderabad. This shows how the Congress party is narrowing their mindset just by playing on Sonia Gandhi and on the Gandhi family, whereas the Modi government has very clearly accepted the request. तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने स्मारक की मांग की, उससे यह सवाल उठता है कि क्या यह कदम वास्तव में उनके योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक है या फिर एक राजनीतिक रणनीति। कांग्रेस का इतिहास ये दर्शाता है कि पार्टी ने हमेशा गांधी परिवार को प्राथमिकता दी है। जिन नेताओं ने गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा नहीं दिखाई, उन्हें या तो अनदेखा कर दिया गया था या फिर पार्टी से बाहर कर दिया गया था। अब देखिए, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई और भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया, उनका योगदान निसंदेह प्रशंसनीय है, लेकिन उनके निधन के बाद स्मारक की मांग करने वाली पार्टी को यह भी सोचना चाहिए कि उसने अन्य नेताओं के साथ कैसा व्यवहार किया है। हालांकि मोदी सरकार ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के बाद उनका स्मारक बनाने के लिए जगह की पहचान की जाएगी। सरकार ने कभी नहीं कहा कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह नहीं देगी। वैसे यहां एक बात बताना जरूरी है कि साल 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए ही कांग्रेस की सरकार ने एक नियम बनाया था कि राजघाट पर अब
किसी पूर्व प्रधानमंत्री को जगह नहीं दी जाएगी और ना ही नया स्मारक बनाया जाएगा। कांग्रेस को अपने भीतर झांकने की जरूरत है। पार्टी को यह समझना होगा कि केवल गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमने और वाली राजनीति लंबे समय तक उसे जिंदा नहीं रख सकती। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक की मांग करना एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन इसे केवल दिखावे के लिए करना पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है और राजनीतिक पाखंड को समझने लगी है। चलिए आपके लिए बाहर आते हैं इससे और बड़ी स्क्रीन पर लेकर आपको चलते हैं, समझाते हैं। ग्राफिक्स भी आपके लिए हमने तैयार किए हैं। मुद्दे को और अच्छे से आपको आज हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ जब वो रहे थे प्रधानमंत्री। यहां से शुरू करता हूं तो पीएम रहते हुए मनमोहन सिंह का अपमान कैसे हुआ, इसकी जो है पूरी पटकथा, ये पूरी कहानी वो हम आपको बारी बारी करते हुए बताते चलते हैं। चलिए मैं थोड़ा आगे आ जाता हूं ताकि आप पढ़ भी पाएं। तो ये देखिए, मनमोहन सिंह को रबर स्टैंप कहा गया था। उन्हें रबर स्टैंप प्रधानमंत्री कहा जाने लगा क्योंकि अधिकांश बड़े फैसले सोनिया गांधी के सहमति जो है उनकी सहमति से ही लिए जाते थे, इसलिए रबर स्टैंप उनको कहा जाने लगा। और क्या है, राहुल गांधी द्वारा अध्यादेश को फाड़ना, 2013 की मैं बात कर रहा हूं। मनमोहन सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो पलटने के लिए एक अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है, जिसे राहुल गांधी ने बकवास कहकर फाड़ दिया था। अब आप ये देखिए, बकवास करते हुए बकवास कहकर उसको फाड़ दिया था और ये उनके द्वारा पूरा उनके द्वारा जो है वो कहा गया था। और क्या अपमान है, अब वो देखिए, कोयला घोटाला यहां पर मुख्य है। कोयला घोटाला और 2G घोटाले का ठीकरा इन पर डाल दिया गया। यूपीए सरकार के कार्यकाल में बड़े घोटाले सामने आए। इन घोटालों का दायित्व सरकार के मुखिया के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आया। तो क्या ये अकेले जिम्मेदार थे? ऐसा नहीं होता, पार्टी में तमाम लोग जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं। अब कौन सा है? सोनिया गांधी का छाया नेतृत्व बोला जाना, यानी उनका छाया नेतृत्व होने की बात जब कही जाती है तो ये क्यों? अभी लीजिए, है ना। अब मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए पार्टी के हर बड़े फैसले के लिए सोनिया गांधी को जिम्मेदार माना जाने लगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं, इनके द्वारा नहीं लिए जा रहे फैसले। और क्या है, आंतरिक पार्टी बैठकों में बार बार अनदेखी इनकी होती थी। कांग्रेस पार्टी की आंतरिक बैठकों और रणनीति जो निर्धारण है वो सत्रों में मनमोहन सिंह को अक्सर केवल नाम मात्र की उपस्थिति तक सीमित रखा गया था, यानी आंतरिक पार्टी बैठकों में बार बार उनकी अनदेखी होती थी। और क्या है खास, वो भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुख्य बातें यही हैं कि आंतरिक जो बैठकें हैं उन पे इग्नोर सोनिया गांधी से ऊपर नहीं माना जाता था। 2008 में कश्मीर मुद्दे पर, 2008 से चल रहा है सब कुछ, कश्मीर मुद्दे पर अनदेखी हुई है। 2008 में कश्मीर में अमरनाथ भूमि विवाद के दौरान मनमोहन सिंह की जो सरकार है, मनमोहन सिंह की सरकार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और गांधी परिवार के दबाव में कई निर्णय बदले। तो बार बार यही मैं आपको कह रहा हूं कि निर्णय जो बदले जाते थे वो दबाव में बदल दिए जाते थे। तो दबाव में अगर निर्णय बदल दिए जाते थे तभी रबर स्टैंप कहा जाता था, यानी शक्तियां कम हैं। अब आगे क्या है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आलोचना करना। यूपीए 2 के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस के कई नेता जैसे दिग्विजय सिंह ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए, यानी खुले तौर पर अपमान जो है वो किया गया है। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं हुआ, ये सारी बातें हुई हैं। तो भाई आपके प्रधानमंत्री थे तो शुरू से ही सम्मान करना जरूरी था। अब आते हैं कांग्रेस ने किस किस का अपमान किया है। अकेले उनका नहीं, बहुत लोगों को किया है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए कैसे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कांग्रेस ने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है, पूर्ण रूप से स्वीकार उनको नहीं किया है, जबकि उन्होंने भारत का संविधान लिखा है। नेहरू सरकार ने भी अंबेडकर जी को जरूरी समर्थन नहीं दिया है। और क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं, और भी जानकारी जो अगर कोई प्लेट है वो भी देखिए। सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए, सुभाष चंद्र बोस ने जब गांधी के विचारों से अलग रास्ता चुना और कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीता तो गांधी ने इसका विरोध किया। अंततः बोस को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा, यानी कि भाई इस्तीफा देना पड़ा। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें दरकिनार कर दिया, यानी उनको दरकिनार किया गया। क्या आवश्यकता थी? यह भी तो एक अपमान है, बनाया जा सकता था। अब और कौन है, देखिए सीताराम केसरी जी। अब सीताराम केसरी जी जिनकी बात अगर करें, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पार्टी का नेतृत्व किया, उन्हें सोनिया गांधी के पार्टी में आने के बाद बेइज्जत करके हटा दिया गया, तो इनको भी हटा दिया गया। अब कौन है, ये लीजिए, वरिष्ठ नेता जो है, सबसे बात कर रहे हैं हम प्रणब मुखर्जी की, जिनकी बेटी यानी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ही विवाद को सामने लाया है कि कैसे इनका अपमान किया गया।
प्रणब मुखर्जी को कई बार प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य माना गया, लेकिन गांधी परिवार ने हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे गांधी परिवार के बाहर जो है कोई प्रधानमंत्री जो है वो बन जाए। तो अंततः उनका भी अपमान, मगर राष्ट्रपति थे तो बिल्कुल थे, लेकिन अपमान उनका भी हुआ है। और कौन है अब लीजिए, अंततः डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस ने भले ही प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दी, लेकिन कभी अधिकारों को, यानी जो राइट्स है, अधिकारों को इस्तेमाल नहीं करने दिया, यानी पावर नहीं दी, उतनी शक्तियां नहीं दी गई। तभी रबर स्टैंप की उपाधि जो है इनको दे दी गई थी कि भाई फुल पावर नहीं दी जाती थी। जो सब कुछ जो चलाता था गांधी परिवार, यानी कांग्रेस की जो परिवार की राजनीति है वो यहां पर साफ हो जाती थी। तो ये यहां तक जो पूरी बात आती है, तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि कैसे कांग्रेस के अंदर इस तरीके की राजनीति चली, और विपक्ष जो है, जो इस वक्त सत्ता पक्ष है, वो यही आरोप लगाता है कि इस वक्त जो मांग की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, इसमें राजनीति की बू आ रही है। इसमें साफ तौर पर यह समझ आ रहा है कि राजनीति ही हो रही है। तो पुरानी तस्वीरें देखिए, ये आप पुरानी तस्वीरें देखिए, अपमान आप यहां पर भी देखिएगा। अब यहां पर ये खड़े हैं और ये देखिए, उनको दरकिनार कर दिया गया। ये भी आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, उनको साइड कर दिया गया। तो आप सोचिए बड़ा कौन है इस वक्त, जिनकी पद बड़ा है या फिर पार्टी का अध्यक्ष बड़ा है, पार्टी का लीडर बड़ा है? इसमें ये आपको देखना होगा, गांधी परिवार ज्यादा बड़ा है। अब ये राहुल गांधी जी के साथ भी, ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, यहां पर बैठे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और ये राहुल गांधी जी। ये भी, ये देखिए, अपमान की कोई सीमा हो तो बताइए। सबसे पहले उनसे हाथ से वो जो है केक काटने का जो चाकू है वो ले लेते हैं। तो कई बार देखिए, सबसे आगे कौन रहता है? गांधी परिवार की जो व्यक्ति है वही आगे रहता है। उस कोई भी हो, कांग्रेस का कितना बड़ा नेता हो, अगर वो पार्टी से बड़ा नजर आने लगे तो फिर। अब ये देखिए किस तरीके से ये मनमोहन सिंह जी खड़े हुए हैं और ये सोनिया गांधी जी उनके सामने से निकल गए और उनको देखा तक नहीं, उनको एक तरीके से क्या कहते हैं, उसको रिकग्नाइज नहीं किया, अटेंशन नहीं दिया। फिर से आप देखिएगा, यहां पर खड़े हैं ये मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और ये देखिए सोनिया गांधी सामने से निकलती हैं और उनको वक्त मिल पाता नमस्कार करने का या हेलो बोलने का, तो वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने हाथ अपना उठाया भी था, लेकिन फिर भी बार बार आप उनका हाथ को देखिए किस तरीके से वो घूमते हैं। तो इसमें भी ये जो पूरी जो सामने जो बात आती थी कि आप सोच सकते हैं ऐसा बीजेपी के अंदर हो सकता है, क्या बीजेपी के अंदर अगर ऐसा होगा तो इसको आप कैसे देखेंगे? और इसी खबर पर चलिए, ये खबर भी हमने आपको दिखाई, विस्तार से समझाया। इस खबर पर भी पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको दिखा देते हैं। हमने आपसे प्रश्न पूछा कि भाई देखिए, अपनी घटिया राजनीति से बाज नहीं आएगी कांग्रेस। 94% लोगों ने कहा हाँ, 6% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि अपनी घटिया राजनीति से बाज नहीं आएगी कांग्रेस। अगले मुद्दे का रुख करते हैं। दिल्ली में चुनाव से पहले सियासत में सरगर्मी देखने को मिल रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था। पार्टी की ये योजना विवादों में है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम इस समय चल रहा है। अब उपराज्यपाल ने इसी योजना के संबंध में जांच के आदेश दे दिए हैं। उपराज्यपाल ने पूछा कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर जो रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है वो किन नियमों के आधार पर हो रहा है। इस बात को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं। इस काम के लिए डिविजनल कमिश्नर को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। दिल्ली के सभी जिले के डिविजनल कमिश्नर इस बात की जांच करेंगे कि उनके इलाके में महिला सम्मान योजना को लेकर जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है। सभी डिविजनल कमिश्नर्स ने इस बारे में जल्द ही एक रिपोर्ट सौंपने को उनको जो है वो कहा गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विज्ञापन जारी करके कहा है कि ऐसी योजना नहीं है। रजिस्ट्रेशन कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। विज्ञापन जारी कर लोगों से आग्रह किया गया है कि अपनी जानकारी साझा करने से बचें। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों इस योजना के रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी थी। महिला और स्वास्थ्य विभाग ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर कहा है कि ये योजनाएं उनके पास अधिसूचित नहीं है। अधिसूचित होने पर दिल्ली सरकार स्वयं इसके लिए पोर्टल शुरू करेगी और पंजीकरण कराएगी।
योजना की जांच पर हुए आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। आपने ये कहा, यानी आप माने आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में महिला सम्मान योजना रोकना चाहती है, वे महिलाओं का सम्मान ही नहीं करते हैं। इस तरह के फैसले बता रहे हैं कि बीजेपी ने दिल्ली चुनाव से पहले ही यहां अपनी हार मान ली है, क्योंकि दिल्ली में महिला सम्मान योजना को महिलाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना के अब तक 22 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, जब लाखों लोगों ने महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण कराया तो भाजपा की यानी बीजेपी की नींद उड़ गई और बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई। तब इन्होंने ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी तरह से बंद किया जाए। इन्होंने अपने गुंडे भेजे और कई जगहों पर हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच के नाम पर उस योजना को बंद करना चाहते हैं जो अभी शुरू ही नहीं हुई है। बीजेपी ने अपने इस कदम से अपनी नीयत साफ कर दी है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, आप भी वो सुनिए। इसमें हमने कहा था कि हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हजार रुपए हर महिला को दिए जाएं, लेकिन मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद इसको बढ़ा के हम 2100 रुपए हर महिला को देने शुरू करेंगे। बुजुर्गों के लिए हमने ऐलान किया था कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन सभी बुजुर्गों को उनके इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी, जनता के पक्ष में थी, लोगों के पक्ष में थी कि इन योजनाओं में हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई। लोगों में इतना उत्साह था, लोग बहुत खुश थे और लाखों लोगों ने, चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया। बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे, कई जगह जहां पे कैंप लगे थे वहां पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भी जो जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इन्होंने अपने इस कदम से, बीजेपी ने अपनी नीयत साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये चुनाव क्यों लड़ रही है। हम बार बार कह रहे थे बीजेपी को, भाई आप दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आप क्या करोगे ये तो बताओ। तो आज उन्होंने बता दिया कि अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे। चलिए, इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से, क्योंकि हर तरफ का जो है साइड हम दिखाते हैं कि भाई दोनों पक्षों की तरफ से, लेकिन ये खबर में पोल आप समझ लीजिए, केजरीवाल ने जनता को गुमराह किया है क्या? हाँ और ना में जवाब देना है। 91% लोगों ने कहा हाँ गुमराह किया है, 9% लोगों ने कहा ना गुमराह नहीं किया, लेकिन बहुमत मानता है गुमराह किया है। बात करेंगे दक्षिण के एक ऐसे शेर दिल योद्धा की जिसने तमिलनाडु में सनातन धर्म की रक्षा और न्याय की लड़ाई को अपने खून पसीने से सींचने की जो है वो ठान ली है।
तमिलनाडु, जहां की सत्ता में बैठी डीएमके सरकार सनातन संस्कृति को बीमारी करार देने से लेकर न्याय और मर्यादा की हर सीमा को लांघने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई में यह सरकार मूल तमिल संस्कृति की जड़ों में जहर घोलकर तमिल जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रही है। ताजा मामला चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जिसके इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर की एक स्टूडेंट के साथ 23 दिसंबर को दुष्कर्म हुआ था, जिसकी स्टालिन सरकार की पुलिस ने पहचान सार्वजनिक कर दी थी। यही नहीं, दुष्कर्म के आरोपी ज्ञान शेखरन के डीएमके कार्यकर्ता होने की बात भी सामने आई है और हमने आपको कल भी ये खबर दिखाई थी, विस्तार से देखा था कैसे कोड़े मारे थे किसने, वो आपको मैं बताता हूं। जिस वजह से अब डीएमके पर जानबूझकर पीड़िता की एफआईआर को लीक करने और एफआईआर के जरिए पीड़िता के चरित्र पर उंगली उठाने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। सोचिए, ये कैसा शासन है जो एक छात्रा के साथ हुए घृणित अपराध में न केवल न्याय दिलाने में विफल रहा, बल्कि पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करके उसकी अस्मिता पर वार भी कर रहा है। ये वही एमके स्टालिन की सरकार है जिसकी पुलिस आतंकवादियों को तो सम्मान के साथ विदा करती है, लेकिन पीड़िता के दर्द को सार्वजनिक अपमान में बदल देती है। कुछ ऐसा ही सवाल तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई उठा रहे हैं, जिन्होंने राज्य में इस दर्दनाक घटना पर जो डीएमके सरकार के कुकर्मों को देखते हुए जो है खुद को कोड़े मारे और यहां तक कि जूते चप्पल का त्याग कर दिया जब तक ये पार्टी सत्ता से नहीं जाती। एक बार हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए छोटी सी, फिर आपको विस्तार से और भी चीजें दिखाऊंगा। Anybody understanding the Tamil culture will always know these are all part of the land. Flogging ourselves, punishing ourselves, putting ourselves through a very tough rhythm is all part of this culture. And this is not against any person, not against anything. It is against the continuous injustice that is happening in the state. And what has happened in the Anna University is only a tipping point. If you look at what is happening in the last 3 years, continuous injustice against common people, against women, against children, high corruption that is happening. वास्तव में चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पहचान सार्वजनिक होने से नहीं रोक पाती है, जिस पर अन्ना मलाई की माने तो आरोपी डीएमके का कार्यकर्ता है, इसलिए सरकार ने जानबूझकर पीड़िता की पहले राज्य के इस अत्याचारी शासन के खिलाफ अन्ना मलाई फ्रंट फुट पर आ गए हैं, जहां उनके शरीर पर पड़ा एक एक कोड़ा। इसी के साथ आज ये बड़े मुद्दे आपके लिए मैं शिवमदत्त मेहता लेकर आया था। आगे दीजिए, आज समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। मुझे यानी शिवमदत्त मेहता को आगे दीजिए। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।